हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप कि अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में हमने जितने भी रेस्पिरेशन होते हैं, उसके पाथवे होते हैं, उन सबको समझा था, उससे डील किया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक रेस्पिरेशन का है, जो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। आज हम देखेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या क्या कंडीशंस डिफ्यूजन के होते हैं और कैसे डिफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसेज स्टार्ट करेंगे। हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वो लंग्स होता है। ये लंग्स होता है जो कहाँ पर होता है? हमारे थोरैसिक चैम्बर में। थोरैसिक चैम्बर में। अभी थोरैसिक चैम्बर क्या है? हमारे थ्रोट और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो भी पोर्शन है हमारी बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल और थ्रोट के बीच का जो पोर्शन होता है हमारी बॉडी में, उसे हम थोरैसिक एरिया या थोरैसिक चैम्बर कहते हैं। दूसरी बात कि रेस्पिरेशन हो कहाँ से रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं, सॉरी दो नहीं, तीन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्पिरेशन, जो कि इनहेलेशन ऑफ एयर होता है। इनहेलेशन ऑफ एयर। एयर जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब होगा O2, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा। फिर होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ पर होगा और किस चीज़ का डिफ्यूजन होगा, हम वो आगे डील करेंगे। एंड थर्ड एक्सपीरेशन। क्या कह लो, एक्सेलेशन या एक्सेल ऑफ एयर। यहाँ पे एयर से मतलब CO2 का है, एक्सेलेशन ऑफ गैसेस कह लो। हम इनहेल कहाँ से करेंगे? नेसल पैसेज से। नेसल पैसेज क्या है? नॉस्ट्रल। हमारा नॉस्ट्रल, यहाँ ये नोज़ है, यहाँ से जो भी पैसेज स्टार्ट हो रहा है उसे हम नेसल पैसेज कहते हैं। हमारे नॉस्ट्रल में कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही थिन हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्यों होते हैं हमारे नॉस्ट्रल में? एयर को प्यूरीफाई करने के लिए। वी ऑलवेज नो दैट एयर कैन नॉट बी प्यूरीफाइड प्रॉपरली, तो 100% वो प्यूरीफाई नहीं होगा, बट जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हमारे एयर में है, जो हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल भी हमारे साथ इनहेल हो रहे हैं, तो उसे कौन बचाएगा? ये फाइन हेयर्स। ये फाइन हेयर्स क्या करेंगे? उन डस्ट पार्टिकल्स को रोक के रखेंगे या उन्हें कैप्चर कर लेंगे। और जो भी प्योर एयर होगा, प्योर एयर का मतलब यहाँ पे है एक्सेप्ट द डस्ट पार्टिकल और अदर पॉल्यूटेंट, तो वो क्या होंगे? वो आगे पास अवे करेंगे। अच्छा, अब नीचे वो पास हो रहे हैं। ये जस्ट हमारे नॉस्ट्रल कह लो या नेसल पैसेज के जस्ट नीचे हमारा माउथ कैविटी होता है, जिसको हम न्यूट्रिशन में पढ़ रहे थे, बक्कल कैविटी। इट वाज अ बक्कल कैविटी। और यहाँ ये माउथ का पैसेज है, ये नेसल पैसेज है। एक स्पेस ऐसा भी आएगा जहाँ पर हमारा माउथ पैसेज और नेसल पैसेज कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करने का इन द सेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन पैसेज होगा फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। इसलिए यहाँ पे एक फ्लैप होता है, हम आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। एक फ्लैप, उस फ्लैप का नाम होता है एपिग्लॉटिस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एक कवर होता है, एक फ्लैप होता है। वो फ्लैप क्या करता है? इसे बंद, हाँ हमने देखा होगा, हम जब अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह में क्या रहता है? ऐसे अगर हम अपना मुंह खोलें, ये टंग होता है और ये टीथ्स होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे कुछ लटका हुआ रहता है। ये फूड के पैसेज को गाइड करता है कि हम अगर जब सांस ले रहे हों तो कहीं गलती से ये फूड ना आ जाए, या जब हम फूड ले रहे हों तो गलती से एयर यहाँ ना आ जाए। तो ये क्या करता है? ये फ्लैप, यहाँ नीचे एक फ्लैप होता है, एक ऊपर फ्लैप, वो फ्लैप हमेशा क्लोज रहता है ताकि फूड और एयर आपस में ना मिले। तो ये गाइडेंस हो गया इस फ्लैप का, जो कि जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। अच्छा, एपिग्लॉटिस अब क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं एयर को। ये एयर अंदर आ रहा है, अंदर आती जो हमारा ट्यूब होगा, जो हमारा थ्रोट का जो ट्यूब होगा, उस फर्स्ट जो उस ट्यूब का कॉलम होगा उसे हम फेरिंक्स कहते हैं। जो फर्स्ट ट्यूब का पोर्शन होता है उसे हम फेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। और यही होता है कॉमन पासवे फॉर द फूड एंड द एयर। फेरिंक्स से जस्ट नीचे जब हम आते हैं तो ये होता है लैरिंग्स। आपके बुक में नहीं दिया है, बट ये 10th के सिलेबस में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम और द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द साउंड बॉक्स।
और व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ लैरिंग्स? तो लैरिंग्स कुछ और नहीं, साउंड बॉक्स होता है। हम जो भी बोलते हैं, ये साउंड बॉक्स में क्या होते हैं? 2 बोन्स होते हैं। ये साउंड बॉक्स है ऐसे, ये विंड पाइप है, अगर हम ऐसे ले लें तो ये बोन है बीच का, बोन नहीं, ये लैरिंग्स है। अब यहाँ पे ऐसे 2 बोन्स लगे होते हैं। हम जो भी बोलते हैं, जो भी आवाज़ निकालते हैं, वो इन 2 बोन्स के वाइब्रेशन से निकालते हैं। ये 2 बोन्स वाइब्रेट करते हैं और लैरिंग्स आता है। आगे का क्या फेनोमेना होता है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें रेस्पिरेशन से मतलब है। तो लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, या साउंड बॉक्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है? लैरिंग्स है। तो ये लैरिंग्स है। अब लैरिंग्स से नीचे क्या आएगा? ट्रेकिया, जो कि कॉमन विंड पाइप होगा। कॉमन विंड पाइप इन द सेंस कि वो सिर्फ एयर को टेक आउट करेगा, ठीक है। ये ट्रेकिया है और ये सिंपली यहाँ पे एयर आ रहा है, प्योर सिर्फ एयर आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसे हम विंड पाइप कहते हैं। सेकेंड थिंग, द कॉमन नेम ऑफ ट्रेकिया इज विंड पाइप। विंड पाइप कहो या ट्रेकिया करो, बात एक ही है। ये सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। ये विंड पाइप है। अब ये क्या है? ये रिंग क्यों है? ये रिंग इसलिए है क्योंकि हम जब न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो हम फूड को इनहेल कर रहे थे, फूड को टेक इन कर रहे थे, और जब फूड ले रहे थे तो वो फूड कहाँ से पास वे हो रहा था? ओइसोफेगस से। एक ये मस्कुलर ट्यूब था, मैंने बताया था कि वो मस्कुलर ट्यूब होता है, उसमें से खाना डाउन अप होता है। तो ये ओइसोफेगस क्या है? ये हमारा ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के जस्ट पीछे, हमारी जो ट्रेकिया है उसी के जस्ट पीछे, हमें दिखाई नहीं देगा, वो यहाँ पे इस तरह से पीछे ओइसोफेगस होता है। और ये कार्टिलेजिनस रिंग होता क्यों है? क्योंकि वो ट्रेकिया को फर्मली होल्ड करके रखता है ताकि वो एयर कोलैप्स ना करे, तो उसको ऐसा होल्ड करके रखता है। लेकिन कार्टिलेजिनस जो रिंग होता है वो पूरी तरह से कवर नहीं होता है, वो हाफ कवर्ड रहता है, सिर्फ इतना कवर रहता है। इतना क्यों कवर रहता है? क्योंकि पीछे ओइसोफेगस है जो कि मस्कुलर ट्यूब है। अब उसको भी वो कवर कर लेगा तो दोनों तो कोलैप्स हो जाएंगे, फिर ना फूड पास अवे होगा ना एयर पास अवे होगा। इसलिए सिर्फ वो ट्रेकिया को होल्ड करके रखता है ये कार्टिलेजिनस रिंग, ताकि एयर कोलैप्स ना हो, जो हम गैस इनहेल कर रहे हैं वो कोलैप्स ना हो। ये ट्रेकिया से एयर अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। अभी हम इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। अब ऑक्सीजन अंदर आ गया, और ये जो है ये प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, जहाँ पे प्रॉपर एक रेस्पिरेशन होगा। हमारा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो इस लंग्स में होगा। तो अब ये लंग कैसा होगा? ये लंग्स कवर्ड होगा रिब से। क्यों कवर होगा? क्योंकि ये रिब जैसे यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग ट्रेकिया को प्रोटेक्ट कर रहा था, वैसे यहाँ रिब्स जो होंगे या रिब केज जो होगा वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। नहीं तो एक मुक्का कोई मारेगा और रिब्स अगर नहीं होगा तो लंग्स में छेद हो जाएगा। तो हमारी बॉडी इसी तरह से नेचर ने डिज़ाइन की है ताकि जो हमारा बॉडी का जो डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे हमारा ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, लेकिन कहाँ पे स्टोर्ड है? स्कल में। ऐसे ही हमारा जो लंग्स है, हमारा हार्ट है, वो रिब केज के अंदर लोकेटेड है ताकि हमें आउटर डैमेज से प्रोटेक्शन मिल सके। ट्रेकिया से यहाँ अंदर आ रहा था, अब लंग्स में आ गया है। जैसे ही लंग्स में एंटर करेगा, क्या एंटर करेगा? ये ट्रेकिया। अभी हम ट्रेकिया की बात कर रहे हैं। ट्रेकिया लंग्स में जैसे ही एंटर करेगा वो ब्रांचेस में डिवाइड होने लगेगा, और ट्रेकिया का वो पार्ट जो लंग्स को टच कर रहा है, ये पार्ट जो लंग्स को टच कर रहा है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। इसे हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर आते ही और ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग ब्रांच में ऐसे से डिवाइड होने लगेगा। तो इस छोटे छोटे ब्रांच को हम क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स। एयर नेसल पैसेज से आ रहा था नॉस्ट्रिल में हमारे फाइन एयर्स थे जो एयर को प्यूरिफाई कर रहा था, डस्ट पार्टिकल को कैप्चर कर रहा था। जैसे ही वो अंदर आता है फेरिंग्स पे पहुंचता है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फेरिंग्स से नीचे लैरिंग्स था। लैरिंग्स क्या था? साउंड बॉक्स था। साउंड बॉक्स से नीचे आते ही वो ट्रेकिया में एंटर करता है एयर, और उस ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर है। वो ट्रेकिया लंग्स को टच करता है, यानी लंग्स में एंटर करता है, और लंग्स में जहाँ एंटर कर रहा है ट्रेकिया, उस ट्रेकिया को हम ब्रोंकाई कह रहे हैं। फिर लंग्स के अंदर ब्रोंकाई डिवाइड हो जा रहा है फर्दर ब्रांचेस में, उस ब्रांचेस को हम ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मैस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर होना क्या है? अभी मैंने बताया, पहले जो प्रोसेस था इंस्पिरेशन वो हो गया। इंस्पिरेशन क्या था?
जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, कोई O2 है हमारा ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में, उसको हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो काम हो गया, इंस्पिरेशन हो गया यहीं पर जब हमने इनहेल किया था। अब बाकी एयर को कहाँ जाना है, वो हमारी बॉडी का काम है। तो इंस्पिरेशन हो गया। डिफ्यूजन की बात आई, डिफ्यूजन कहाँ पर होगा, जब एयर इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में आएगा, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में आएगा। इसको हम ज़रा जूम करके देखते हैं ये अल्वियोलाई में हो क्या रहा है। ये हमारा एल्वियोलाई है, ये ऐसे, ये बहुत ही डेलिकेट और फाइन और बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है जहाँ पे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन जो होता है वो कवर्ड रहता है किससे, ब्लड कैपिलरी कह लो, ब्लड वेसल कह लो, या ब्लड वेन्स कह लो। ये ब्लड वेन से कैरी रहता है। ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, किस चीज़ का, हर चीज़ का, चाहे वह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, न्यूट्रिशन का फूड हो, न्यूट्रिएंट हो, गैसेस हो, हर चीज़ को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड करेगा। तो अब यहाँ ऑक्सीजन आ गया, अभी हमने इनहेल कर लिया था सारा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, बॉडी पार्ट से, सारे बॉडी पार्ट से जो है वो ब्लड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब जब ब्लड यहाँ आ रहा है तो टिश्यूज से या बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, CO2 होगा। यहाँ CO2 ज़्यादा है, यहाँ O2 ज़्यादा है। और मैंने पिछली क्लास में जब प्लांट की बात की थी उसमें बताया था डिफ्यूजन के लिए एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसका डिफ्यूजन होना है तो एक जगह पे उसका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए और एक जगह पे लो होना चाहिए, और जितना ज़्यादा उसका डिफरेंस रहेगा उसके कंसंट्रेशन का, उतनी ही तेज़ी से डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर O2 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर O2 बहुत कम है, या कह लो नील है, तो क्या होगा, O2 यहाँ से यहाँ आएगा, कौन लेकर आएगा, ब्लड लेकर आएगा। और ब्लड का कौन सा कंपोनेंट लेकर आएगा, RBC, ये RBC इसको लेकर आएगा। RBC का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर हीमोग्लोबिन होगा ऐसे करके, इस हीमोग्लोबिन पे O2 ऐसे बाइंड हो जाएगा और ये O2 को अंदर लेकर आएगा ब्लड वेसल में, और ये CO2 क्या करेगा, CO2 इसी मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा। डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पर इंस्पिरेशन हुआ था, फिर डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन कैसे हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे CO2 कम था, सॉरी जहाँ पे CO2 ज़्यादा था वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, और ऐसा ही O2 के साथ हुआ। अब क्या होना है, अब एक्सपीरेशन होना है। क्यों होना है, क्योंकि यहाँ CO2 को रहना नहीं है, CO2 को यहाँ नहीं रहना है, तो CO2 को कहाँ जाएगा, CO2 बाहर जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल्स थे, यहाँ पर कवर्ड थे, अब यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, अब CO2 को जाना है बाहर। तो जिस पैसेज से O2 अंदर आया था उसी पैसेज से CO2 अब बाहर जाएगा, इन द सेम वे आ गया बाहर, और ये प्रोसेस हो गया। इन दो प्रोसेस के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पूरा का पूरा O2 ना ही डिफ्यूज़ होता है और ना ही CO2 डिफ्यूज़ होता है। लेकिन हमें CO2 से मतलब नहीं होता है, हमें O2 से मतलब होता है। एक रेसिडुअल वॉल्यूम O2 का एल्वियोलाई में बच जाता है। वो क्यों बचता है, ताकि ये जो डिफ्यूजन हो रहा है और ये जब सेल के पास जाएगा O2 लेकर, ब्लड जब O2 को सेल के पास लेके जाएगा तो सेल क्या करेगा, उस O2 को यूज़ करेगा ग्लूकोज को तोड़ने में यूज़ करेगा। फिर अलग अलग रिएक्शंस होंगे, अलग अलग रिएक्शन के लास्ट में एक एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी एक प्रोसेस हो रहा होगा। तो उस प्रोसेस के बीच में हमें O2 की कमी ना हो, इस वजह से एक रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाता है, ताकि अगर वहाँ से कोई कमी हो रही हो तो यहाँ पे कमी ना हो, यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू रहे। यहाँ पे हम अगर कुछ देर के लिए सांस रोक भी लेंगे लेकिन यहाँ पे प्रोसेस नहीं रुकेगा, यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। इस वजह से जो रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ बचता है, या कह लो कि जो O2 रिजल्टेंट O2 एल्वियोलाई में बच जा रहा है, वो एक जो बीच का जो टाइम स्पैन है उसको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर होता है, उसका यूज़ होता रहता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस, और इसमें ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, साउंड बॉक्स और ट्रेकिया। और ये सारा पॉइंट जो था हमारा रेस्पिरेशन का था, और आगे
हमें ये जानना है कि आरबीसी, अभी हमने बात की कि ब्लड वेसल में आरबीसी जो होता है वो O2 को कैरी करता है और CO2 को बाहर निकालता है। बट आरबीसी भी कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है, आरबीसी का भी अपना एक कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है वो हम देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे कि CO2 बाहर जा रहा है, O2 अंदर आ रहा है, और ब्लड क्या कर रहा है, इसको टिश्यूज़ के पास लेके जा रहा है। फिर टिश्यू क्या करेंगे, इसके जो अलग अलग सेल्स होंगे टिश्यूज़ के, वो टिश्यू क्या करेगा, इस O2 की यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज तोड़ने में एनर्जी डिराइव करेगा और CO2 रिलीज़ हो जाएगा। और जैसे ही CO2 रिलीज़ होगा, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर ब्लड यहाँ से आएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है कि टिश्यूज़ से जो एल्वियोलाई के पास ब्लड जा रहा है या एल्वियोलाई से जो टिश्यूज़ के पास ब्लड आ रहा है वो डायरेक्टली टच में नहीं है। मतलब अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल का हमारा एक पार्ट है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वहाँ से ब्लड एलिमेंट्री कैनाल से उठेगा और लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आएगा। नहीं, बीच में हमारा एक ऑर्गन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, जहाँ पे होता है, जहाँ पे ब्लड पंप होता है, और उस ब्लड पंपिंग ऑर्गन का नाम है हार्ट। तो ब्लड हमारा इस टिश्यू से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं वो चैम्बर्स अलग अलग डिवाइड होते हैं, वो हम ट्रांसपोर्टेशन में उसकी बात करेंगे कि हार्ट कैसे डिज़ाइन रहता है। बस अभी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि टिश्यूज़ और एल्वियोलाई में डायरेक्ट कोई कांटेक्ट हो रहा है। नहीं, टिश्यूज़ या बॉडी के कोई भी पार्ट और एल्वियोलाई में कभी भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ब्लड जो बॉडी पार्ट से वापस आ रहा है एल्वियोलाई के पास, या एल्वियोलाई से जो अलग अलग टिश्यूज़ पे जा रहा है, वो हार्ट से होते हुए जा रहा है। हार्ट जो रहता है हमेशा कभी भी, दो तरह के ब्लड हमारे बॉडी में होते हैं। एक वो ब्लड होता है जहाँ, दो तरह के ब्लड कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन हाई रहता है, दूसरा O2 का कंसंट्रेशन हाई रहता है। तो इन दो ब्लड्स को हमेशा हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट ऐसा होता है, तो हमेशा ये वाला और ये वाला चैम्बर, ये दो अलग अलग चैम्बर्स जो होते हैं वो CO2 के कंसंट्रेशन और ब्लड के O2 के कंसंट्रेशन वाले ब्लड को अलग करके रखते हैं। जिस हार्ट में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वही ब्लड अलग अलग ऑर्गन में जाता है, और जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो ब्लड लंग्स के पास जाता है। तो इस बात से कभी कंफ्यूज मत होना कि टिश्यूज़ और एल्वियोलाई में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, या किसी भी बॉडी पार्ट को अगर ऑक्सीजन चाहिए होगा तो एल्वियोलाई के पास जाएगा। नहीं, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहता है। मैंने कहा ना कि ब्लड जो होता है यही हर एक चीज़ को अलग अलग जगह पे लेके जाता है, तो अलग अलग लेके जाने का भी एक प्रॉपर डायग्रामेटिक व्यू होता है, एक स्कीमेटिक फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो भी डिज़ाइन रहता है हमारी बॉडी में। तो ये ब्लड हार्ट के पास जाएगा और हार्ट से लंग के पास ब्लड जाएगा। ये लंग उस ब्लड को प्यूरीफाई करेगा। प्यूरीफाई करने का मतलब कि ब्लड में O2 देगा और ब्लड से CO2 को वापस ले लेगा, और फिर से ये ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से वापस वो अलग अलग ऑर्गन में आएगा। दूसरी बात, आरबीसी की बात हो रही थी। ये ब्लड का रेड कंपोनेंट होता है, ये ब्लड का रेड कंपोनेंट होता है। ये रेड होता क्यों है, ये रेड आयरन कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से होता है। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, और ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो ब्लड का स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लड में एक बहुत ही माइन्यूट कंपोनेंट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर से हमारा O2 बाइंड होता है। और हमेशा याद रखना कि एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को कैरी करता है। लेकिन जो रिजल्टेंट O2 होता है, क्योंकि हमारा सेल पूरा ऐसा तो है नहीं कि हमें अगर ढेर सारा में खाना दे दिया जाए तो हम पूरा का पूरा खाना इकट्ठा खाएंगे। नहीं, हमें जितनी ज़रूरत हम उतनी ही खाएंगे। तो सेल्स भी क्या करता है, उसे जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो उतना ही यूज़ करता है एनर्जी डिराइव करने के लिए। तो बाकी स्टोर्ड रहता है। जब हम मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं या कोई भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसमें हमारा जो O2 रहता है वो यूज़ हो जाता है। सेकेंड थिंग
कि कार्बन डाइऑक्साइड O2 एज इट इज़ ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी गैसेस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। CO2 वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट है, ये वाटर सॉल्यूबल है, तो ये हमेशा सॉल्यूबल फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो। ब्लड कभी भी CO2 को ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, वो ऐसे ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड टिश्यू से। जब एल्वियोलाई के पास ब्लड आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में रहता है, कभी भी CO2 नहीं रहता है। लेकिन O2 की बात करें तो O2 ऐसे ही रहता है जैसे है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन था, ह्यूमन रेस्पिरेशन, कहाँ से क्या पास हो रहा था, कैसे हो रहा था, फंक्शन क्या थे, कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये हमने बात की। अगली क्लास में जो कि आज हमने एक इंट्रो दिया हार्ट का, हार्ट जो होता है हमारा ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, उसकी बात करेंगे कि ब्लड हार्ट में जाता क्यों है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और उससे रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।